वेलकम टू माई लव लैंड। मिसिस रबहान गर्देजी वो न जाने कब तक कमरे की खूबसूरती के शहर में ही जकड़ी रहती कि अब कब से आने वाली गंभीर सरगोशी अपने पेट के गिर्द हायल होने वाले मजबूत हाथों की गिरफ्त ने उसे चुका दिया। इससे पहले कि वह मुड़ पड़ती उसके गिर्द मजबूत हाथों ने लब रखे थे और अपना सांस तक रोक लिया था। सांसें नामल करें मिसिस, क्योंकि अब आप सारी रात सांस रोककर थोड़ी ही रखेंगी। उसकी रुकी हुई सांसों महसूस करके वह अपनी बियर्ड को इसके रुखसार से रब करता हुआ उसकी चुभन से सिसकी थी। उसके मदम से सिसकी पे उसने उसका लहू छलकाता चेहरा देखा था और फिर होले से सीधा होते हुए उसके कंधे के गिर्द लिपटी चादर को उसके वजूद से अलहदा करने लगा। रबहान प्लीज़, वो मैं मेरा मतलब है कि वो उसकी चादर हटाने पे उसके सही मानों में छके छूटे थे। तभी वो बुखलाए हुए अंदाज में बहुत कुछ कहने की नाकाम कोशिश करती उसकी जाने मुड़ी थी। आज आप सारे मुतालिब को कुछ देर के लिए फरामोश कर दें। बरजुस्गी से उसकी बात काटते हुए उसने उसके माथे पर अपने लब रखे तो उसका दिल अपने हाथों में धड़कने लगा। वो पीर हवेल उसने एक दफ़ा फिर से कुछ बोलने की कोशिश की थी जब वो उसके रुखसार पे चुका था। पीर हवेली वालों को गोली मारो, उनका दिल मेरी बाहों में मुकीद है, मुझे उनसे क्या गर्ज, मकबूल लहजे में कहते हुए उसने अब की बार उसकी ऊपरी लब पे बने तिल को निशाना बनाया तो वो बेइख्तियार ही उसके स्वेटर को दोनों मुठियों में पींच के रह गई थी और उसकी ये बेइख्तियारी रबहान के जज्बात को मुज़ोर कर की थी। तभी उसके वजूद को बाहों में लपेटे बेड की जानिब बढ़ा था तो वो जैसे होश में आई थी। रबहान प्लीज़ मेरी बात सुनो। उसने उसकी तरफ मतवज्जो करना चाहा था लेकिन वो बहुत सहूलत से उसके लिपस्टिक से सजे होंठों पर अपना हाथ रखता उसकी गहरी आंखों में तकने लगा। आप गिने डोंट से ऑर्डर। आपको लगता है कि मैं इस वक्त अपने होशो हवास में हूँ और आपकी बात को समझ पा सकूंगा? गंभीर लहजे में कहते हुए उसकी गर्दन पे झुका तो उसके लम्स की हिद्दत और शिद्दत से घबराते हुए उसने जोर से मुठियां पींचते हुए खुद पे काबू पाते हुए कोशिश की थी, क्योंकि आओ कमरे की मदम सी रोशनी गुल किए उसकी मैक्सी के बैग गले की डोरी पे हाथ रखे उसे खोलने की कोशिश करता उसके वजूद पे मुकम्मल तौर पर छाए हुए खुद में सिमटने पर मजबूर कर गया था, क्योंकि आज उसके लम्स की शोरीदगी और शिद्दत के जज्बात उसके प्यार और उसके जुनून का पता दे रही थी। और इसी वजह से ये सारे एडवेंचर्स मेरे साथ ही तब ही क्यों होते हैं जब मैं अकेली होती हूँ। टायर पंक्चर होने की वजह से सड़क किनारे रुकी हुई गाड़ी की बैक सीट पर बैठी दुनिया आबसूरदगी से बोली तो वो आयत और जिमल ने बैक वक्त एक साथ उसे घूर के देखा। क्या कहने तुम्हारे अकेलेपन के जो एक इधर ड्राइवर और दो खूबसूरत दोशीज़ाओं के साथ होने के बावजूद बरकरार है। जिमल ने तंजिया लहजे में कहा तो वो हजल से होगी। मेरा मतलब था कोई लड़का नहीं है ना हमारे साथ। इसने बात फौरन अपनी वजाहत की थी। हाँ, इनसे तो जैसे तुम्हारी बड़ी बनती है। जिमल ने दोबारा चोट की थी। बनती तो तुम्हारे साथ भी नहीं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। चलो आओ थोड़ी देर बाहर निकलते हैं, तब तक ड्राइवर भी टायर का अरेंज कर लेगा। उसने दोनों को कहा तो वो भी उसकी बात तायद करते हुए उसके साथ बाहर निकली थी। और नहीं, इन्हें गाड़ी के नज़दीक ही खड़े होकर बातें करते 5 मिनट गुजरे थे जब एक गाड़ी एकदम से उनके पास आकर रुकी तो वो चौंकी थी, लेकिन ड्राइविंग सीट पर बैठे तलाल को देखकर दुरिया की आंखों में शनासाई की रमक जागी। अरे ये वही हैं जिन्होंने मेरी फीस के पैसे दिए थे। इसे गाड़ी से बाहर निकलता देखकर वो हमारे जोश के कदरे बुलंद आवाज़ में गोया हुई तो आयत का उसका हाथ दबोच के उसे चुप होने का सिग्नल देगी थी। अस्सलाम वालेकुम दुरिया, कैसी हैं आप? उनके नज़दीक पहुंचते ही उसने शाइस्तगी से इस्तफसार किया। वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी हरीत बताने के बाद बिना उसकी हरीत जाने उसने जल्दी से उनका आपस में तारुफ करवाया था। इस तरह रोड पे क्यों खड़ी हैं? उसने उन दोनों को सलाम कर दुआ करने के बाद इस्तफसार किया था। टायर पंक्चर हो गया है, उसने बेजार से लहजे में बोला था। आप चाहें तो मैं आप लोगों को लिफ्ट दे सकता हूँ, उसने ऑफर दी जो शायद दुरिया फौरन कबूल कर लेती अगर जो आयत पर वक्त उसका हाथ न दबोचती। बहुत शुक्रिया, आपका ड्राइवर लगा हुआ है टायर चेंज करने में। उसने मुस्कुराते हुए सहूलत के साथ उसके ऑफर को रद्द किया तो वो होले से सरहम करता कंधे उचका गया, लेकिन फिर जब तक ड्राइवर टायर चेंज न कर पाया तब तक तो वो यूं ही उनके पास खड़ा रहा। और फिर ड्राइवर के फारिग हो जाने पर वो उन्हें खुदा हाफिज कहता अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया था। तस्वीरें मेरे नंबर पर सेंड कर दो। गाड़ी में बैठते हुए उसने एक नंबर पर मैसेज सेंड करने के बाद गाड़ी स्टार्ट की और फिर तेजी से रोड पर भगाने लगा। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने सर उठाकर उनकी जानिब देखा तो निगाह अगले ही पल ठहर से गई थी। इधर आए, उसके हुक्मिया लहजे पे उसकी तेवरी चढ़ा के उसे देखा था। तुम मेरे टीचर नहीं हो, बल्कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ, इसलिए तुम मुझे यूँ आर्डर नहीं दे सकते। उसके यूँ पटाख से जवाब देने पे उसकी पेशानी पे बल पड़ा।
آپ شاید یہ فراموش کر جاتی ہیں کہ آپ صرف ٹیچر نہیں میری بیوی بھی ہیں۔ اس نے جلانے والے انداز میں کہا تھا، میں دن کے وقت صرف اور صرف تمہاری ٹیچر ہوتی ہوں، اس لیے مجھ سے اس طرح سے مخاطب ہوا کرو اور اسی سے متعلق کام بھی بولا کرو۔ اور اس کے الفاظ پہ نہ جانے کیوں وہ کھل کے ہنس دیا تھا۔ اب جو ہنس سے دیکھ کر وہ جزبز سی ہو گئی تھی، مطلب رات میں آپ میری بیوی ہوا کریں گی اور تب میں آپ کو اسی طرح مخاطب، مثلا ڈارلنگ، جانم، سویٹ ہارٹ، ٹاپ نام لے کر مخاطب کیا کروں اور خدمت بھی آپ سے بیویوں والی لیا کروں۔ اس کی بات کو گھما کے اس کی آنکھوں پر پرحدت لپک نے اسے دیکھتے ہوئے جس انداز میں بولا، ضلع کو اپنے کانوں سے نکلتا ہوا دھواں محسوس ہوا تھا۔ تو تم شرم اور غصے بے وقت اتنا زور آور حملہ کیا تھا کہ کچھ بول ہی نہ سکی تھی۔ یہ زخم ماما کی وجہ سے آیا ہے۔ اس نے اس کے رخسار پہ پھسلتے خون کو دیکھ کر اس نے اب کے یکسر بدلتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا تو ضلع کی آنکھوں میں چبھن سی اتری۔ نہیں، اس زخم کی وجہ تو تم ہو۔ آنٹی نے تو فقط اس بات کو ماننے سے انکار کیا کہ میں نے ان کے نین کچھ لگتی ہوں، سرد مہری سے کہتی ہوئے اسے دیکھنے لگی جس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح پھر سے سر تاثر کے جمود تلے دب چکا تھا۔ لیکن مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ مجھے آج اس زخم کے ادھیڑنے سے بھی تکلیف نہیں ہوئی، کیونکہ جو شخص اپنی ماں کو اس حالت میں پہنچا سکتا ہے اس کے لیے کسی انجان کو تکلیف پہنچانا کون سا مشکل کام ہے؟ اس نے اسی انداز میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے پرتپش لہجے میں متنفر سے کہا تو اس کے وجود میں گویا ہوا معلق رہ گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی دیکھتا جو اس کے دیکھنے پہ نگاہ چرائے بغیر ہی انہی چپتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، اور یہ شاید اس کی آنکھوں کی بدگمانی تھی جنہوں نے اسے بولنے پہ مجبور کیا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں ہی وجہ ہوں ان کی ہر تکلیف کی، ان کی اس حالت کی۔ مدھم لہجے میں بولتے ہوئے وہ اس کی سانس سے کھینچ گیا۔ ماضی تیزی سے سیڑھیاں پلانگتے ہوئے وہ نیچے اتر رہا تھا جب سامنے سے سیڑھیاں چڑھتی چہرے کو اجلت کے باعث نہ دیکھ سکا، اور اس کی یہی بے خبری اس کے اچانک تصادم بن گئی تھی اور اسی وجہ سے وہ جو اپنے دھیان کے دھاگوں میں الجھی سے افتاد پر اپنا توازن کھوتی یقیناً پیچھے کو الٹ جاتی جو بر وقت اس کی کمر میں کے گرد بازو خائل کرتے ہوئے اسے اپنی جانب کھینچ نہ لیتا۔ ایک ہاتھ ریکنگ پہ رکھتے ہوئے اس نے بمشکل اپنے قدم جماتے ہوئے دوسرا ہاتھ پیچھے کو الٹتی شہرے کی کمر کے گرد حائل کیا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ سیدھی اس کی کشادہ سینے سے آ لگی تھی۔ اسپیشل ایپیسوڈ ہے یہ۔ اس کے کشادہ سینے سے ٹکرانے پر اس نے فوراً بکھلاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا جو اسی کی جانب مکمل طور پر متوجہ تھا اور اسے نہیں پتا تھا۔ اس کی نگاہوں کے ارتکاز پر اس نے اپنے پیر مضبوطی سے سیڑھیوں پر جماتے ہوئے کسمساتے ہوئے اس کی گرپ سے نکلنا چاہتا تو اس نے بنا کسی رداد کے اپنی گرپ سے آزاد کر دیا تھا۔ کہاں جا رہی ہیں؟ اس کے ہاتھ پینٹ کی بائیں جیب میں گھساتے ہوئے اس نے اپنی بات پر آئے استفسار کیا تو اس کے یکسر بدلے رویے نے پھر تھوڑی سی حیران ہوئی اور اس کے مخاطب کرنے پہ چونک اٹھی تھی۔ ارسم چاچو سے ملنے مختصر سا جواب دیتے ہوئے اس کے سامنے سے ہٹنے کے منتظر تھی جبکہ وہ جانتا تھا کہ ارسم اور عائلہ اس کے بیسٹ فرینڈز سے ہیں۔ ہنکار بھرتا وہ اس کے پہلو میں سے گزرتا سیڑھیاں اترنے لگا جبکہ وہ سر چٹکتی ہوئی ارسم سے ملنے چلتی جو اوپر ٹیرس پر موجود اسی کا منتظر تھا۔ حد ہے ارسم چاچو، آپ کون سا بندہ اتنی سیڑھیاں چڑھنے کے بعد آپ یہاں آپ کے ہاتھ کی بنی چائے پینے آئے؟ ٹیرس پہ رکھی کرسیوں پر ایک پردھپ سی آواز پہ بیٹھنے کے ساتھ وہ ہپکی سے گویا ہوئی تو عمار اور قندیل نے دبی دبی مسکان سے اسے دیکھا۔ بس تم اپنا بتاؤ، کیا ضروری ہے کہ تم میرا نام کے ساتھ چاچو لگائے بغیر مجھ سے بات کر سکتی ہو؟ ارسم نے جس انداز میں استفسار کیا تو وہ کھلکھلاتی بھی شرارت سے سر نفی میں ہلاتی، بہت بات بچی ہو نا، نام بلاتی اچھی لگوں گی کیا؟ اس نے دبی دبی مسکان کے ساتھ استفسار کیا تو وہ پرتعصب انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ ابھی تم یہ کہتی ہو کہ میں تمہارا بیسٹ فرینڈ ہوں، اور اس نے گویا اسے احساس دلانا چاہا تھا کہ وہ چاچو نہیں کہتے تو چاچو کیا دوست نہیں ہوتے؟ اس نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے سوال جواب کیا تو اس کی آنکھوں میں معصومیت پہ دانت کھچا کے رہ گیا تھا۔ باقی بہت دنوں کے بعد اسے یوں موڈ میں دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ بالکل، جب چاچو اچانک شوہر بن سکتا ہے تو چاچو دوست کیوں نہیں ہو سکتا؟ اچانک ہی اس کے 15 سالہ بھائی شہزیب ملک جو کہ بورڈنگ میں ہوتا تھا کی اینٹی پہ وہ ان کے الفاظ کے ساتھ چہرے کو سرتپا جلسا گئی تھی جبکہ بہت سے نے گویا فرمائشی کہکا لگایا تھا۔ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ میرا بھائی ہے یا زرغام چڑھتے ہوئے بولی تو وہ ایک دم سے رکی اور پھر اپنی الفاظ کا وہ گلا وہیں گھوٹتی ہوئی ان سب کی شرارتی نگاہوں کو اجازت سے بچنے کی ناکام کوشش کرتی نئے الفاظ مرتب کرنے لگی۔ یا آپ سب کا چمچہ ہے؟ اس نے اس کا نام لینے کے بجائے ان سب کا صیغہ استعمال کیا اور ارسم کے ہاتھوں کی بنی چائے کی سیپ لینے لگی۔ خبردار لڑکی جو ہمارے بچے پہ الزام لگانے کی کوشش کی۔ عائلہ جو کہ اسی کی ہم عمر تھی، اس نے فوراً آگے بڑھ کر شہزیب کو ساتھ لگایا۔ بالکل، آج سے قبل
कुछ माह कबल तो तुम जरगाम लाला की सबसे बड़ी फैन, चमची, फोर्क, ग्लास प्लेट और सब कुछ थी। कंदील ने भी सब फौरन शहजेब की हिमायत की तो उसका चेहरा 400 वाट के बल्ब की मानद चमकने लगा था, जबकि वो कंदील की बात सुन के लहजे भर के लिए चुप रह गई थी। भाई, हम सिगाए माजी को फरमोश करते हुए अभी की बात करते हुए बता दें कि हमें इस वक्त आपके जरगाम लाला बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगती। उसका चेहरा देखते हुए अरसम ने हमेशा की तरह फौरन उसका साथ देना चाहा था। वो मुस्कुरा दी। उसकी नापसंदीदगी की कोई खास वजह, अकब से आती निगाह की आवाज़ पे सबने एक साथ पलट कर उसकी जानिब देखा था, जो उनकी समझ आ रही थी। ये वजह क्या कम है कि वो हमें वक्त नहीं देते, अरसम ने संभलते हुए जवाब दिया, जबकि शहरी तो बहुत तवज्जो के साथ उसे आते हुए देख रही थी। क्या निगाह ने अपनी मर्जी से अपने मंगेतर से रिश्ता खत्म करके जरगाम से शादी की थी, या जरगाम ने ज़बरदस्ती? उसे तकते हुए उसके दिमाग में यह ख्याल आया, फिर तो मुझे उनको नापसंद करना चाहिए, क्योंकि वक्त तो वो मुझे भी नहीं देते। उसने मुस्कुराकर कहते हुए उनकी शरारत में हिस्सा लिया तो सभी हंस दिए। आपके तो नाराज़ होने या नापसंद करने के लिए तो यही वजह काफ़ी है कि उन्होंने आपके होते हुए मुझसे निकाह कर लिया। उसके दिमाग में छाए ख्यालात की योरश इतनी ज़्यादा थी कि निगाह की बात के जवाब में खुद ये कहने से रोक न सकी, जबकि उसकी ऐसी गैर मुतवक्की बात पर सबने एकदम चौंक कर उसे देखा था। जबकि अरसम ने माथे को उफ वाले अंदाज में अपने दाएं से हाथ से सिलाते हुए उसे देखा। निगाह की जानिब मुतवज्जो हुए ये बात सुन के साने भर के लिए चुप सी हो गई थी। मैं ज़रूर इस बात पे नाराज़ होती अगर जरगाम और तुम चेहरे ना होती। कुछ ही लम्हे में संभलते हुए उसने इस अंदाज में जवाब दिया कि वह उलझी गई, जबकि न जाने क्यों इस बार अरसम मुस्कुरा दिया। अरे अरसम, वैसे अरसम चाचू, ये टी पार्टी किस खुशी में है? शाहजेब ने सबके साथ एक ही चुप हो गए, जाने इसको आकवर्ड से मौजू का रुख मोड़ना चाहता। तुम्हारे आने की खुशी में, उसने उसे चिढ़ाने के जवाब में दिया, और हस्बे तवक्को वो चिढ़ भी गया था। जी बिल्कुल, इसीलिए मुझे खबर ही नहीं थी। सच्ची बताएं, ये शहरी चिटोरी का प्रोग्राम था ना? उसने आंखें सिकड़ते हुए बहन को देखा तो सभी उसके अंदाज में मुस्कुरा दिए और गुफ्तगू में हिस्सा लेने लगी, क्योंकि मौजू बदल चुका था। लेकिन इसके बावजूद उन सब के दरमियान बैठी निगाह इस लम्हे की याद उलझने लगी जो उसे जरगाम और शहरे ने दोनों बेवक्त मोहब्बत में मुब्तला हुई थी। माजी नींद में करवट लेते उसने सर तकिए में घसीटना चाहा था, जब एक अजीब सी एहसास के तहत उसने पट से आंखें खोली तो सामने ही मलगजी सी जरकारी रोशनी उसकी जानिब पुश्त किए पीले रंग की टी शर्ट जेब तन किए बेड से पैर नीचे को लटका के बैठा किसी से काल पे मसरूफ था। और अचानक से उसने आंखें खोल के देखा था और उसकी एकदम से आंखें खुली की खुली रह गई थी। क्या मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ जो तुम्हारी इस बकवास पर यकीन कर लूंगा? उसकी दबी दबी आवाज़ पे उसने नींद का गलबा मजीद कम हुआ तो उसने नज़र दीवार की घड़ी पर डाली तो जहाँ इस वक्त सुबह के 11 बज रहे थे। वो मजीद हैरान हुई, उस वक्त किसके साथ काल पे मसरूफ था? सर, हम सच कह रहे हैं कि हमें खुद खबर ना हो सकी किस वक्त वो यहाँ से गायब हुए, क्योंकि वो तो अभी से चल भी नहीं सकते थे। दूसरी जाने मौजूद ऑफिसर ने उसके तेवर मुलाजा करते हुए नरम लहजे में कहते हुए उसे ठंडा करने की कोशिश की। जरगाम और नैन को इतला दी और उसका अगला सवाल कदरे कंपोज्ड लहजे में पूछा गया, लेकिन जवाब में न जाने क्या किया गया था जो भड़क उठा। क्या मतलब तुम्हारी इस बकवास का? एक शख्स जो बीमारी की हालत में था और तुम 12 लोगों की सिक्योरिटी के बावजूद भाग निकला, और तुम लोगों ने हम में से किसी को इतला देना भी गवारा नहीं समझा। उसकी आवाज़ से आया होते इस ताल में उसे न जाने क्यों तफक्कर के रंग ज्यादा महसूस हुए थे। वो अंगड़ाई लेती हुई सीधी हुई और नीम दराज होते हुए बेड ग्राउंड से सर टकाती फिर से उसे देखने लगी थी, जो इस वक्त इससे मुकम्मल बेनियाज फोन में मसरूफ था। अपनी अकल पे से पैदल है, टीम को अलर्ट करो और जल्द अज जल्द उसे ढूंढो, और वरना तुम लोगों की लाशों को ऐसे ठिकाने लगाऊंगा कि आने वाली नस्लों याद रखेंगी। उसके लहजे की बरदूदत आपकी निकी हथेली को पसीने से तर कर गई थी। गधे उल्लू के पटे फुल ट्रेंड टीम लेकर एक बीमार से बंदे को सिक्योरिटी में लगे हुए और बंदे भी उसकी कस्टडी से भाग 1 मिनट काल बंद करने के बाद वो झुलसते हुए बड़बड़ाते जा रहा था, जब एकदम से वो ठिठक गया। वो जो दिल में अजीब से एहसास लिए उसकी पुश्त को तकती उसकी खुद कलामी को समात कर रही थी। उसके ठिठकने पे नींद के हुमार से पुर आंखें लिए उसे देखने लगी थी, जो अब अपने मोबाइल पर एक और नंबर मिला रहा था। तोन कॉल पिक होने पे उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन गालबन दूसरी जानिब से उसके बात काटी की गई थी। तभी वो चुप हो गया था, जबकि दूसरी जानिब उस पहर उसकी कॉल देकर नींद में मुकम्मल गर्क जरगाम अपनी नींद के खराब होने पर बना गया था। मैरिड होने के बावजूद तुम्हें किसी ने इतनी सेंस नहीं कि रात के किसी पहर किसी मैरिड बंदे को डिस्टर्ब नहीं करते? उसने उसी के अंदाज में टोकने की कोशिश की थी, क्योंकि सीधी बात वो समझता नहीं था, लेकिन वो उल्टी बात भी नहीं समझता था। उसका उसे अंदाज़ा ना था। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, जैसे ये बात नहीं जानता था कि रात के 12 बज रहे हो या 3 तुझे तेरी बीवियों ने
वैसे मुंह नहीं लगाना। दूसरी जानिब किए गए हमले पर के जवाब पर वैसे ही तड़ाक के बोला तो वो जान गई कि दूसरी जानिब उसका वही दोस्त होगा जो दो बीवियों का ताना दे रहा है। नैन को हॉस्पिटल से तो तूने गायब करवाया है ना। उससे पहले कि वो दूसरी जानिब मजीद कुछ कहता, अपने अंदर खुद बस से उलझता हुआ उसकी आप गिनने की सारी नींद उड़ा चुका था। मैं कैसे गायब करवा सकता हूँ, वो भी इस सूरत जब तेरी टीम के अंडर सिक्योर हो। दूसरी जानिब उसके अचानक सवाल पर वो पल भर के लिए चौंके बगैर उससे नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया तो उसके अंदाज पे वो जल ही तो गया था। तेरे इस जाहिल आरफान ने भी मेरा दिल चाह रहा है कि तेरे सामने होते मैं तेरे तो थोबड़े को इस कदर सुझाता कि तेरी शहरी जिंदगी भर तुम्हें मुंह लगाने से कतराती। जलील इंसान मैं यहाँ अपनी खुशगवार रात को पहाड़ में चौंक के उसके लिए परेशान हो रहा हूँ, इधर तुमने उसे गायब करवाने के बाद भी हमें इतला देने की जहमत तक नहीं की। वो तो जैसे भरा बैठा था, तभी उसकी बात सुनने के बाद वो जो शुरू हुआ तो कदरे बुलंद आवाज में बोलता। उस पल अपने साथ कमरे में आप गिने की मौजूदगी को फरामोश कर बैठा था। सुबह के 4 बज रहे थे, इसलिए खुशगवार रात वाला ताना हरगिज न दो। इस सारी रात में गोया उसे सिर्फ और सिर्फ इसी बात से इनहिराब हुआ था, जबकि उसके तंज को वह मुश्किल पीते हुए उसने एक नजर घड़ी पे डाली और फिर कदरे मध्यम लहजे में गोया था निगाह को बताया तो उन्हें उसके सवाल पर दूसरी जानिब मौजूद सरगम बालों में उंगलियां फेरते हुए ठिठक गया था। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसी सिचुएशन में यह बताना चाहिए कि वो जानता था कि यह सवाल होने के बावजूद हरगिज न था। तभी खामोश रहा। अभी तुम आराम से नींद पूरी करो, अपनी और टेंशन नहीं लो, बस मेरे लिए दुआ करो। और उसकी खामोशी पे वो जुमाई रोकते हुए गोया उसके आखिरी अल्फाज पर बहान के दिल को कुछ हुआ था। तुम बहुत अच्छे हो जरगाम। उसके होंठों पे न जाने क्यों और कैसे ये अल्फाज फिसल पड़े जो दूसरी जानिब जरगाम को पल भर करके शशर करके, जबकि नीम दराज आप गिने भी उसके यकसर बदले हुए लहजे पे चौंकी थी। लेकिन बाज़ औक़ात ज़रूरत से ज़्यादा अच्छाई हमारे गले का फंदा बन जाती है, जैसे तुम्हारे गले का फंदा बन गई है हुई हो और मजीद बनेगी। जरगाम की खामोशी पर वो मजीद गोया हुआ तो उसने गहरी सांस खारिज करते हुए गोया अंदर की घुटन को बाहर निकालने का रास्ता दिया था। अल्लाह हाफिज। बिना मजीद कुछ कहे उसने आहिस्तगी से कहकर कॉल बंद की तो उसने एक नज़र मोबाइल की स्क्रीन पर डाल के उसे वापस साइड टेबल पर रखा था और फिर बाजू खोलकर हवा में बुलंद करते हुए गोया खुद को रिलैक्स करना चाहता था। उसके काम से फारिग होने के बाद उसने अपना तकिया दुरुस्त करते हुए पलट के उसे देखा तो जागते पाकर उस हरगिज़ हैरान न हुआ, क्योंकि काल के दौरान वो अपनी पुश्त पे जमी उसकी गहरी निगाहों के इर्तिकाज़ को जान चुका था। क्या मैं ये जान के खुश हो सकता हूँ कि मेरी खुद से दूरी के बायस आपकी नींद में खलल पैदा हुआ है। उसकी नींद के खुमार में गुलाबी होती आंखों में झांकते हुए उसके पहलू में दराज हुआ तो उसने फौरन खुद को 1 इंच परे खिसकाया था। आप ये जानकर शर्मिंदा होंगी कि आपकी आवाज़ों की वजह से मेरी नींद खराब हुई है। और उसके जज्बात के जनाजा निकालते हुए नमाज का वक्त होते देखकर उठने को पर तोलने लगी थी जब उसने सरल से उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचा था। छोड़े, मुझे नमाज पढ़नी है। मुझे अब उसे खुद के गिरद बाजों की गिरफ्त मजबूत करते देखकर वो बुरी तरह बौखलाई, लेकिन असर लिए बगैर खुद में मुकीद करवट बदल चुका था। शोहर को नज़रअंदाज करके नमाज पढ़ोगी तो अल्लाह नाराज़ होंगे। आंखों में शरारत लिए वो उसकी थोड़ी पर झुका और उसकी जिसारत पे उसने फौरन पलकें बोंदी। ये शोहर मुझसे नाराज़ी नहीं हो सकता। छोड़े मुझे। इससे पहले कि वो मजीद किसी साथ का मरतकब करता उसके कंधों पर उगती मुसामत देगी थी। मुंह दिखाई नहीं लोगी उसकी मज़ाहमत को सहूलत से नज़रअंदाज किए अब के उसके रुखसारों पर झुका। उसने हफ्की से देखा और अचानक उसके ज़हन में उसकी गुफ्तगू गूंजी तो उसके जवाब दिए बगैर ही उसके सवाल पेश किया था। कौन गायब हुआ? वो जो मदहोशी से उसकी आंखों पर झुकने वाला था उसके सवाल को सुन के चौंक गया था। फिर गहरी सांस खारिज करते हुए उसके पेशानी को खोले से चूम के सीधा हुआ था। हमारा दोस्त। उसके मुख्तसर से जवाब पे उसने चौंक के उसे देखा था, जिसके चेहरे पे अब नरम तासुर के बजाय एक दिलगीर सा तासुर छा गया था। वो हॉस्पिटल क्यों है? क्या हुआ उसे? वो कभी उसके मामलात में ना पड़ती, लेकिन जो करने का इरादा वो बांध चुकी थी उस पर अमल पैरा होने से कबल वो उसे बावर करवाना चाहती थी कि वो उसके साथ खुश और मुतमईन है। उससे उसकी मोहब्बत छीनेगी। कतई गैर मुतवक्किल जवाब पर उसने करंट खाकर उसके चेहरे को देखा, जिस पर किए गए दिनों की अजियत छाई हुई थी। माजी स्याह जो जॉगर्स में मुकीद इन पांचों के पैर जॉगिंग करते हुए ट्रैक कर दौड़ते हुए एक दूसरे को चिकित्स दे रहे थे, जबकि होंठों पर बिखरती हंसी एक दूसरे को जीने का सबब दे रही थी। तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही कि मेरी लड़की होने के लिहाज करके अपने ही स्पीड आहिस्ता कर लो? इनसे चंद कदम दूर रह जाने वाली निगाह ने इन चारों को देखते हुए हाँक लगाई तो चारों ने पलट कर उनकी जानिब देखा, जो ग्रे जॉगिंग सूट में मलबूस अपने घुटनों पे दोनों हाथ कदर जमाए झुककर गहरी सांस लेती हुई उन्हें तक रही थी। हम ज़रूर ये लिहाज करते हैं, हमें ज़रा सा भी शुबा होता कि तुम वाकई लड़की की तरह नाजुक अंदाम हो। ज़ुनूरैन ने मुस्कुरा के कहते हुए उसे छेड़ा तो उसके नथने फूलने लगे, जबकि बाकी तीनों ने बमुश्किल अपनी मुस्कान जब्त की थी। नैन, अपने भाई को समझा लो। उसने जरगाम के बाएं जानिब खड़े चलकर नैन
میر کو مخاطب کیا تھا، جو بہت نرم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے جنین اس کے کہنے پہ اس نے مسکراہٹ کو مشکل ہونٹوں کے کناروں پر دباتے ہوئے اس کے کہے گئے مطابق اپنے بھائی کو تنبیہ کی تھی۔ ویسے اگر تمہارے اندر کی لڑکی کو سکون مل گیا ہو تو ہم جاگنگ مکمل کر لیں لڑکی صاحبہ۔ ربحان نے اسے دوبارہ سے منہ کھولتے ہوئے دیکھ کر استفسار کیا تھا۔ اس کے الفاظ پہ زرگام اور ذوالنورین کے کہہ کے گونج اٹھے تھے، جبکہ ذوالقرنین نے کہہ کے گلا گھونٹتے ہوئے فقط مسکرانے پہ اکتفا کیا تھا۔ تم پہنچو آج ذرا یونی نے پورے دن کا اس ہیرا کو تمہارے پیچھے نہ لگا کے رکھا تو پھر کہنا ہے۔ وہ منتقمانہ انداز میں گویا ہوئی تھی اور واپس آ کر اس ٹریک پر دوڑنے لگی تھی۔ یہ منتقمانہ مزاج ہمیں حوصلہ رہتا ہے کہ تم لڑکی ہی ہو، ورنہ تمہارے جیسے والد محترم کو یہ خدشہ رہتا ہے نہ کہ ہم 4 لڑکوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی تم لڑکیوں والے ناز و انداز بھولتی جا رہی ہو۔ اور ویسے ہمیں بھی یہ خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ اس کی دھمکیوں کو چٹکیوں میں اڑاتے ہوئے ربحان نے اس کی جانب دیکھا تھا اور مسخرے پن سے گویا ہوا تھا اور ان سب کو پیٹ میں ہنسی روکنے کی کوشش کی تھی، جیسے وہ گولے سے بننے لگے تھے۔ خدا کا واسطہ ہے اب یہ آخری چکر بنا کوئی بونگی چھوڑے پورا کرنے دو۔ زرگام نے ان کی چونچ دوبارہ کھلنے سے قبل ہی انہیں وارن کیا تو وہ چار چپ ہوتے ہوئے یہ آخری راؤنڈ مکمل کرنے لگے تھے۔ آپ کے بھاگتے دوڑتے ہوئے قدموں کے ساتھ پارک میں لگے درختوں سے گرتے پتوں سے بے ساختہ اس کی دوستی کے تاحیات سلامت رہنے کی دعا کی تھی۔ ویسے نگاہ کے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنے کا ہمیں یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ گاڑی ڈرائیو نہیں کرنی پڑتی۔ ذوالنورین نے ڈرائیو کرتے ذوالقرنین کو دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا تو اس کی بات کا پس منظر سمجھتے ہوئے اس نے پلٹ کر ایک عدد گھوری سے نوازا۔ تم اگر ڈرائیو کرتے تو میں ہرگز فرنٹ سیٹ پہ نہ بیٹھتی، اس نے دنک کے جواب دیا تھا۔ اب کھلم کھلا اپنے جذبات کا اظہار نہ کرو، ہمارا لڑکا ہے عالم مدہوشی میں گاڑی کہیں دے نہ مارے۔ ربحان نے اس کی بات کو ذوالقرنین کے مسکراتے چہرے کے ساتھ نتنی کرتے ہوئے حملہ کیا تو وہ چھنپ سی گئی تھی۔ انتہائی کوئی بے شرم قسم کی مخلوق ہو تم دونوں، اس نے چھنپ مٹانے کے ربحان اور ذوالنورین کو رگیدا۔ ان دونوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ انکل ہمارے ساتھ جانے کی پرمیشن لے لی ہے؟ زرگام نے ان تینوں کی لفظی جنگ کو روکتے ہوئے موضوع گفتگو بدلا۔ وہ تو میں نے اسی دن لے لی تھی بھائی، اب ہونے والی بھابھی کو دیکھنے کا چانس مل رہا ہے تو ضائع کیوں کریں بھلا، اس نے کھنکتے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے آخر میں شرارت سے گردن گھما کر اسے دیکھا، جو اسی کے ذکر پر دلکشی سے مسکرا دیا تھا۔ یہ بات تو سچ ہے، یہ شاید پہلی شادی ہوگی جہاں ہم جیسے 4 باراتی دولہا دلہن کو دیکھنے کی بجائے ہونے والی بھابھی دیکھنے جائیں گے۔ ذوالنورین نے مسکراتے ہوئے دائد کی تو دونوں بھی مسکرا دیے۔ ویسے زرگام تمہیں شہرے کو اپنے جذبات سے آگاہ کر دینا چاہیے۔ یونی کی پارکنگ میں گاڑی روکتے ہوئے نین نے زرگام کو مخاطب کیا، جو اپنی منی بوتل سے پانی پی رہا تھا جو اسے اچھو سا لگا تھا۔ اور خدا کا خوف کرو نین، ابھی سے اسے سب بتا کے اس کمسن دماغ خراب کر دوں۔ سنبھلتے ہوئے اس نے رومال سے اپنے گیلے کپڑے کو صاف کرتے ہوئے اسے لتاڑا تھا۔ ارے دماغ ہرگز خراب نہیں ہوگا، یہ اپنی نگاہ ہی کو دیکھ لو، اس کا ہوا دماغ خراب۔ حالانکہ بابائی ربحان نے گاڑی اترتے ہوئے پھر سے نگاہ اٹیک کیا تو حسب عادت اس پہ چڑھ دوڑی تھی۔ اگلے 2 منٹ میں دونوں پارکنگ میں ہونٹوں مسکراتے بکھر رہے تھے۔ ایک طویل سی ڈرائیو کے بعد گاڑی ملک ہاؤس کے دیو ہیکل گیٹ کے سامنے رکی تو چوکیدار نے فوراً گیٹ واک کیا تھا۔ گیٹ کھلنے پر گاڑی پتھریلی روش پر پھسلتی وسیع و عریض پورچ میں آ رکی تھی، جہاں پہلے ہی 3 سے 4 عدد گاڑیاں موجود تھیں۔ گاڑی پارک کرنے کے بعد وہ ایک ساتھ ہی گاڑی سے باہر نکلے تو زرگام نے وہاں آ کر ٹھہرتے ملازم سے سامان نکالنے کو کہا تھا اور خود انہیں ساتھ لیے آگے بڑھا تھا۔ زرگام تمہارا قد بہت پیارا ہے، نگاہ نے ایک ستائشی نظر لان پر لگے رنگ برنگے پھولوں پر ڈالی تھی اور اس کی بات کے جواب پر اس سے قبل کہ زرگام کچھ کہتا صدر دروازے کو کھول کر ایک دم 3 لڑکیاں ایک ساتھ باہر نکلی اور انہیں دیکھ کر پہلے تو ٹھٹکی لیکن پھر چیختی ہوئی ایک ساتھ ان کی جانب لپکی۔ یا وحشت! ان تینوں کے ہی چیخنے اور بھاگنے پہ وہ چاروں بوکھلاتے ہوئے زرگام کے پیچھے ہو گئے، جبکہ ان کی حرکت پہ وہ دانت کھچا کے رہ گیا تھا۔ زرگام لالا، زرگام چاچو! ایک ساتھ یہ آواز ان چاروں کے کانوں میں پڑی تو انہوں نے سنبھلتے ہوئے دیکھا، جہاں وہ تینوں خوبصورت سی لڑکیاں خاصی محبت کے ساتھ زرگام کے ساتھ مل رہی تھی۔ سامنے آؤ ذلیلو! گردن ہولے سے گھما کے وہ زیر لب بولا تو وہ فوراً ساتھ آ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ چاروں میرے دوست ہیں، یہ نگاہ ہے، یہ ذوالقرنین، یہ ذوالنورین اور یہ ربحان۔ اس نے چاروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کا تعارف کروایا تھا تو وہ نگاہ سے ملنے لگی۔ یہ آئلہ، یہ ایانا ہیں اور میری سسٹرز ہیں، جبکہ یہ سیاہ ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس قلتی کلی محسوس ہوتی۔ شہرے کا تعارف کرواتے ہوئے جانے کیوں اٹکا تھا؟ یہ شہرے ہیں۔ ان چاروں کی استفہامیہ نگاہوں کے جواب میں اب اس نے سنبھلتے ہوئے تعارف کروایا تھا مکمل کیا تو نو ہیز کلی کی مانند کھلتی شہرے اس تعارف پہ شاکی ہوئی تھی۔ زرگام
चाचू नॉट फेयर, आयला और अयाना आपकी बहनें हैं तो मैं कुछ नहीं लगती उसकी हफ्की पे। जहाँ जरगाम उसकी गर्दन में गिल्टी सी उबर के मालूम हुई थी, वहीं वो चारों शॉक्ड हो गए थे। जरगाम चाचू, इन चारों ने बेवक्त वक्त जरगाम की जानिब देखा जो चेहरे को देखने से मुकम्मल एतराज़ बरत रहा था, और फिर यकजक उसके शाख को जब शऊर से आगे ही मिली तो वो यकलख्ती मलक हाउस का वसी और इस लान जनाती कहकों से गूंज उठा था, और इसी वजह से वो आगे बढ़ती गई थी। अपने दोनों हाथ पैरों में जमाए वो जो हंसना शुरू हुए तो फिर हंसते चले गए। फिर निगाह बमुश्किल इन तीनों लड़कियों का लिहाज करती अंदर उबलते कहकों को जब्त करने की कोशिश करने में सुर्ख होती जा रही थी। जरगाम चाचू, आपके फ्रेंड्स को क्या हुआ? इन तीनों के बुलंद कहकों से जुज़बुज़ होती चेहरे एक दफ़ा फिर से बोली तो इन दोनों का एक साथ फिर से जन्नती कहका उबल पड़ा, जबकि वो इन तीनों की इनकी कमीनगी पे सिवाय दांत खिंचाने पे उस पल को कुछ भी ना कर पा रहा था। वो बंद करो अपना कमीनों, ज़ेरे लब गुड़गुड़ाते हुए उसने उनके होपनाक कहकों पर रोकना चाहा और उनमें किस कदर कामयाब भी ठहरा, क्योंकि उनकी नज़र हूंक खड़ी आयला, अयाना और आयत पर पड़ चुकी थी। आई एम सॉरी, तीनों ने संभलते हुए एक साथ उन तीनों से माजत कर ली तो होले से मुस्कुरा कर रह गई। अब की लाला के दोस्तों को क्या कह सकती थी, वो जो उनकी तरफ देखकर ही दिल में बड़बड़ा रहे थे। अब तीनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। रबहान ने अपनी बेसाता हरकत को कवर करने के लिए मुस्कुराते हुए उन्हें कहा, जो उनके लिए सिर्फ जरगाम की बहनें नहीं बल्कि यही उनसीयत वो भी उनके लिए महसूस कर रहे थे। थैंक यू रबहान चाचू, आपकी भी आवाज़ बहुत प्यारी है। शहर जिसे हर रिश्ते की को उसके मर्तबे के लिहाज से पुकारना अच्छा लगता था। उसने जरगाम चाचू के दोस्त को भी चाचू ही समझते हुए मुस्कुराते हुए कहा। सामने खड़े रबहान लम्हों में हूंक बना हुआ था, जबकि आयला ने बेसाख्ता माथे पे हाथ रखते हुए उस पर अफसोस किया था जिसने खड़े खड़े जवान जहाँ लड़के को ले दे के चाचू बना दिया। चेहरे की इस बेसाख्तगी पे इस दफ़ा निगाह को कहका भी फूट पड़ा था। ये लाला के फ्रेंड्स पागल तो नहीं है? आयाना, जिसकी उम्र इस वक्त 18 साल की होगी और 21 साल जरगाम के दोस्तों के इन जिन्नाती कहकों से हाइप होती आयला के कान में घुसी, जो इससे 3 साल छोटी चेहरे की हम उम्र थी। उसकी सरगोशी जरगाम समेत इन चारों के कानों में पड़ी तो वो फौरन सीधे हुए और चेहरों पर तदब्बर भरी संजीदगी से जा ली थी। चले अंदर, उसने उनको कहते हुए अंदर की जानिब कदम बढ़ाए और इन तीनों को भी आने का कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। हम शहरी के ड्रेसेस लेके आते हैं, आयला ने उसे जवाब देते हुए शहरी का हाथ थामा और तेजी से वो तीनों गेट पार कर गई। इन तीनों के ही गेट पार क्रॉस करने पर वो चारों का रास्ता रोकते हुए एक साथ उनके गिर्द घेरा बना के खड़े होते तफ्तीशी अफसरों की मानद से घूरने लगा। मुंह से कुछ फूटोगे या यूं ही गंदी नजरों से घूरते रहोगे? इन सब की तफ्तीशी निगाहों से चिढ़ते हुए उसने उन्हें लताड़ना चाहा था। वो जो उसकी तरफ देख रहे थे, हमारी गंदी नज़रें मज़ीद गंदी हो सकती हैं, इसलिए हमें जल्दी बताओ कि ये चाचू वाला क्या चक्कर है। नैन जुल्कुरनैन ने वह से कहते हुए थी कि चितुनों से के साथ ही उसे सवाल किया तो वो गहरी सांस भर के रह गया था। डैड की कज़न्स की पोती है तो बस इसी लिहाज से वो यूँ मुहातिब होती है। अपने कदरें बड़ी हुई बेड को खुजाते हुए मदम लहजे में बोला तो उसने उसे यूं देखा जैसे उसके सर पर सिंग निकल आए हों, और तो अपनी भतीजी के इश्क में सालों से गिरफ्तार है। रबहान के तीखे अल्फाज पे वो ये कि वो तड़प के रह गया। तभी अल्फा फौरन उसे बेदरे घोड़ा, सगी भतीजी नहीं है मेरी वो, और वो कभी मैंने उस नज़र से उसे देखा नहीं। गोया उसने हफ्की से कहते हुए उसके के लफ्ज़ों को वो मुश्किल निकला था। हाँ, लेकिन जरगाम शहरी तो तुम्हें चाचू ही समझती है ना? निगाह भी इस अजीब से सूरत हाल को आकवर्ड सा फील कर रही थी। अभी नहीं, मैंने कुछ भी एहसास दिलाने की कोशिश नहीं की, और वैसे भी जब रिश्ता बदलेगा तो महसूसात और अंदाज़े तहातो भी बदल जाएगा। उसने अपने माथे पे बिखरे जाने वाले बालों को उंगलियों की मदद से पीछे करते हुए उन्हें जवाब दिया, और उसे पीछे लान में रोके सवाल जवाब कर रहे थे। मेरा मशवरा ये है कि तुम वक्त ज़ाया किए बगैर अपने पेरेंट्स से इस मुतल्लिक बात कर लो, क्योंकि अगर शहर स्टडी मुकम्मल होने का वेट करते रहे तो इसके माइंड में तुम्हें लेकर एक जो रिश्ता बन चुका है मुकम्मल करना ख़त्म हो जाएगा। नैन ने संजीदगी से उसे मशवरा दिया तो वो पुरसोच अंदाज में सर इस बात के ला के रह गया था। वैसे सारी बात एक दफ़ा जो खुद से 7-8 साल छोटी लड़की को आप कहने का जिगरा कहाँ से लाते हो? जुनैन उसके चेहरे पर छाई संजीदगी को कम करने के लिए बज़ाहिर संजीदगी से दरियाफ्त किया, जबकि उसकी खूबसूरत आंखें शरारत से चमक रही थी। आप जनाब, ये एक रिस्पेक्ट का एक रिश्ता होता है, इसमें छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता। आदत बन गई है अब तो। उसकी शरारत से ही जुटाते हुए वो बोला, क्यों कर जानता था कि उसे चिढ़ाना चाहता था, लेकिन उससे ऐसा कोई मौका ना दिया, और इन चारों को लेकर सदर दरवाजे से अंदर की जानिब
बढ़ गया था। आप दोनों ट्विंस हैं। ईसा ने नैन को मुखातिब करते हुए जुनैन की जानिब इशारा किया तो उसने हल्के से मुस्कुराते हुए सर अस्बात में हिला दिया। लेकिन आपकी शक्लें तो सेम नहीं है। आयला ने अपनी उम्र के मुताबिक फौरन उसकी बात की तरदीद करनी चाहिए थी। हमारी शक्लें, अक्लें, हाथ पैर, नाक सब कुछ सेम नहीं है, लेकिन फिर भी गलती से हम ट्विंस हैं। जुनैन ने शौखी से जवाब दिया तो वो भी मुस्कुरा दिए थे। वेलकम टू माई